जोरदार स्वागत है आपका चैनल पे। और हर भाई हर बहन को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। आज का जो हमारा मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओजोन लेयर। ये जानिए कि ओजोन लेयर से ईवीएस सेक्शन में बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ओजोन परत का जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल मैं आपके सामने पानी की तरह क्लियर बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और साथ ही साथ टैग और जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्पेशली ओजोन लेयर से रिलेटेड, तो सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में बहुत ही सहज और स्मार्ट तरीके से। और जो सारी की सारी चीज़ें हैं, मेरा चैलेंज है एक ही बार में आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगी और ईवीएस सेक्शन में आपका ओजोन परत से आने वाला कोई भी क्वेश्चन जिंदगी भर नहीं छूटेगा। और ये जानिए कि ओजोन लेयर से क्वेश्चन जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है जैसे केवीएस पीआरटी वगैरह में भी पूछा जाता है। सो ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। और कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो कर ले लाइक और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। और आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बेहद ही मज़ेदार होने वाली है। तो बिल्कुल हम चीज़ों को मज़े से सीखेंगे। देखिए बात आती है ओजोन लेयर की, ठीक है, यानी कि ओजोन परत की। तो देखिए ओजोन गैस वायुमंडल में समताप एवं क्षोभ मंडल दोनों स्तरों में मौजूद है। समताप मंडल में ओजोन का लगभग 90% भाग है। देखिए क्वेश्चन पहला ये पूछा जाता है कि ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है, तो वो है सप्ताप मंडल में पाई जाती है, क्योंकि जो सप्ताप मंडल होता है उसमें ओजोन लेयर 90% पाई जाती है। इसलिए सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ओजोन लेयर है या जो ओजोन परत है वो किस मंडल में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है समताप मंडल में, ठीक है। इसका निर्माण लगातार इसी मंडल में सूर्य की परावैंगनिक किरणों द्वारा होता है। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो ओजोन लेयर है उसका निर्माण कैसे होता है, तो ओजोन लेयर का निर्माण होता है सूर्य की परावैंगनिक किरणों से, ठीक है। समताप मंडल में उपस्थित सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों का अवशोषण करके एक रक्षा कवच का काम करती है जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है। अभी मैं आपको फिगर के माध्यम से चीज़ों को बिल्कुल सहज और तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल पानी की तरह क्लियर बताऊंगा, ताकि पहली बार में आपके माइंड में बिल्कुल ओजोन लेयर बिल्कुल फीड हो जाए, सेफ हो जाए और जीवन भर आप उसे भूलने वाले नहीं हो। देखिए बेसिकली होता क्या है कि जो ये ओजोन लेयर है ये हमें रक्षा करती है सूर्य द्वारा निकली गई परावैंगनिक किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणों से। देखिए जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं बिल्कुल बेहद ही खतरनाक किरणें होती है। इसलिए हमारे अर्थ को कौन बचाता है, तो वो बचाती है ओजोन लेयर, जिसे हमारा पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ओजोन लेयर को, ओजोन परत को। अभी मैं आपको फिगर के माध्यम से और बताता हूँ। देखिए बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए देखिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, तो और ये हमारा क्या है, सन है। तो देखिए जो ये रेड एरो में आ रही है अल्ट्रावायलेट रेज जो आ रही है, देखिए जो हमारा अर्थ है उसके किनारे पे एक बिल्कुल गोल सा लेयर बना होता है जिसे क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी हमारी गोल सी है तो उसके चारों तरफ जो लेयर बना होता है वो क्या होता है, ओजोन लेयर बना होता है। जब सूर्य किरणें हमारे अर्थ पे पहुंचती हैं तो हमारे अर्थ पे पहुंचने से पहले वो ओजोन लेयर पे पड़ती हैं। तो होता क्या है कि जो ओजोन लेयर होता है वो खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को या फिर खतरनाक किरणों को वापस कर देता है और छान कर हमें जो सही किरणें होती हैं या फिर जो सही प्रकाश होता है वो देता है, जो हमारे लिए बेहद ही फायदेमंद होता है, लाभदायक होता है, जिसके में हम अपने आप को सहज ढंग से जी पाते हैं। यानी कोई भी जीव उस प्रकाश में बिल्कुल अपने आप को व्यवस्थित रख पाता है। तो बेसिकली जो ओजोन लेयर होता है उसका मेन काम क्या होता है कि सूर्य के द्वारा निकली गई परावैंगनिक किरणों को या फिर अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है और उसे छानता यानी फिल्टर करता है। इसीलिए ओजोन लेयर को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। देखिए जब सूर्य की परावैंगनिक किरणें जैसे ही हमारी पृथ्वी पे पड़ती हैं यानी ओजोन लेयर पे पड़ती है, तो क्या होता है कि ओजोन लेयर क्या करता है कि उन किरणों को वापस कर देता है, यानी छान देता है, और जो बचता है अच्छी चीजें यानी कि अच्छा जो प्रकाश बचता है वो हमारे अर्थ पे भेजता है। तो आई होप आप ओजोन लेयर के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलिए आगे मैं इससे रिलेटेड और भी मजेदार चीजें आपको बताता हूं जो बिल्कुल एग्जाम का पार्ट बनती है। देखिए बात क्या हो रही है, वायुमंडलीय ओजोन का मापन। देखिए मापन संबंधी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि ओजोन लेयर का मापन पद्धति क्या है, फिर उसका पैमाना क्या है। देखिए हम बात करेंगे वायुमंडलीय ओजोन परत की मापन का, ठीक है। देखिए वायुमंडल में ओजोन का मापन डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है। देखिए वायुमंडल में क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ओजोन परत किसमें मापा जाता है, तो वो मापा जाता है डॉप्सन में, ठीक है। एक डॉप्सन यूनिट
में व्यक्त किया जाता है। डाप्सन यूनिट शुद्ध ओजोन का 0.1 मिलीलीटर की चौड़ाई के बराबर होता है। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक ओजोन लेयर यूनिट बराबर क्या होता है, तो वो होता है 0.01 मिलीलीटर की चौड़ाई के बराबर। ठीक है, देखिए चीजें बिल्कुल क्लियर है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं चीजों को बिल्कुल सहज और सरल करके बता रहा हूं ताकि आपके समझने में, आपको जानने में बेहद ही आसान हो। और ये जानिए कि वीडियो बस आपको एक ही बार सुननी है और मेरा चैलेंज आप जीवन भर नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो ओजोन परत है उसका माप क्या है, तो उसका माप होता है डाप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन में डाप्सन भी रहेगा तो उस पर भी आप टिक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ और भी मापन पद्धतियां, जैसे ओजोन लेयर को डाप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा भी नापा जा सकता है, फिल्टर ओजोन मीटर द्वारा भी नापा जा सकता है, या फिर टोटल मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर भी द्वारा नापा जा सकता है। देखिए ये तीनों को बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, डाप्सन नहीं रहेगा तो आपको फिल्टर ओजोन मीटर या फिर टोटल मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर, नहीं इन तीन ऑप्शंस में से ओजोन परत के पैमाने से क्वेश्चन पक्का बनेगा। तो आगे हम और चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ओजोन छिद्र के बारे में जानेंगे और यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए वायुमंडल में ओजोन का औसत साधारण करीब 300 डाप्सन यूनिट है। साधारण से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि वायुमंडल में साधारण कितने डाप्सन यूनिट है, तो ऑप्शन में आपको क्या टिक करना है, 300 डाप्सन। ठीक है, देखिए ये जो वीडियो है बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, सीटेट और स्पेशली शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए। ठीक है, अगर किसी क्षेत्र का सांद्रण 220 डाप्सन यूनिट से कम हो जाता है, देखिए बात को समझिए, 220 डाप्सन यूनिट से कम हो जाता है तो उसे ओजोन छिद्र का भाग माना जाता है। देखिए अगर 300 डाप्सन यूनिट तक तो है तो भाई ठीक है, सारी चीज़ें बढ़िया है, बेहतर है, अच्छी है। लेकिन अगर कहीं सांद्रण 220 डाप्सन यूनिट से कम होता है तो ये मान लिया जाता है कि वहाँ पे ओजोन लेयर पे खतरा है, यानी कि वहाँ पे उसका जो भाग है वो छिद्र वाला भाग है या फिर खराब वाला भाग है, स्पेशली उसे छिद्र वाला भाग कहा जाता है। आगे हम चलिए बात करते हैं। देखिए ओजोन छिद्र वास्तव में अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में ओजोन अपघटित क्षेत्र है जो दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु के शुरू होने पर घटित होता है। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहले तो ये पूछा जाता है कि अंटार्कटिका में छिद्र कहाँ पे हुआ है, तो वो हुआ अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि जो ओजोन अपघटित क्षेत्र क्या है, वो है दक्षिणी गोलार्ध। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो ओजोन लेयर छिद्र होता है वह कब घटित होता है या कब होता है, तो वो होता है बसंत ऋतु में। देखिए लाइनें 3 हैं, इससे 3 क्वेश्चन भी आपका बन गया, यानी कि बिल्कुल सागर में गागर होने वाली है वीडियो। और हम आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा करेंगे। देखिए 1974 में रसायनविद शोरवुड रोलैंड की बात हो रही है, एक एवं मारियो मोलिना, ठीक है, ये 2 वैज्ञानिक थे, ने पहली बार बताया कि CFCS, यानी CFCS होता क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और मैं आपको बता दूं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, तो वो होता है भट्ठियों एवं चिमनियों, साथ ही साथ जो हम वाहन इस्तेमाल करते हैं उनसे निकले हुए जो धुएं होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, यानी CFCS होते हैं। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CFCS के स्रोत क्या है या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसमें पाया जाता है, तो आप सीधा से जवाब देंगे, उसमें ऑप्शन में रहेगा चिमनियों द्वारा निकले हुए धुएं एवं वाहनों से निकले हुए धुएं जो होते हैं वो क्या होते हैं, CFCS होते हैं। यानी समताप मंडल के ओजोन सांद्रण में कमी कारण बना रहा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जो ओजोन लेयर उसमें छिद्र होने का मुख्य कारण क्या है, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS। ठीक है, 1985 में ब्रिटिश अंटार्कटिका की सर्वेक्षक टीम ने जोसेफ फरमान के नेतृत्व में जानकारी प्रदान किया और बताया कि अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल में बसंत काल में ओजोन परत में 40% क्षरण हो रहा है, यानी कि प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। 1985 में एक ब्रिटिश अंटार्कटिका की सर्वेक्षक टीम जो क्या थे, जोसेफ फरमान ने यह जानकारी इकट्ठा की कि वायुमंडल में बसंत काल में ओजोन परत का कितना प्रतिशत क्षरण हो रहा है, 40% क्षरण हो रहा है। आगे चलते हैं, हम बात करेंगे ओजोन क्षरण नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के प्रयास। देखिए सीधी सीधी बात है, ओजोन का हमें बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखना है, अपनी सुरक्षा कवच की बिल्कुल अच्छे से देखभाल करनी है, मानव जीवन एवं जीव जंतुओं को अच्छे ढंग से अपनी पृथ्वी पर रखना है। तो हमें क्या करना होगा, ओजोन लेयर के प्रति यानी उसे बचाने के प्रति, उसे सेव करने के प्रति सजग होना होगा। सभी के अंदर ये जानकारी देनी होगी कि नहीं, जो हमारा सुरक्षा कवच है वो डैमेज हो रहा है, हमें चीज़ों को बचाना है। तो उसके लिए बस एक ही उपाय कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और ये मेरी वीडियो जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं वो आज प्रण करेंगे कि वो एक पेड़ जरूर लगाएंगे।
तो हम बात करेंगे ओजोन क्षरण के नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के प्रयास, यानी कि किस तरह से प्रयास किया जाए कि जो ओजोन लेयर का क्षरण है, जो नुकसान है, जो छिद्र हो रहा है, उसे काफ़ी हद तक रोका जा सके। तो देखिए, ओजोन परत की सुरक्षा को लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रयास किए गए। 1985 में विश्व स्तरीय वियना कन्वेंशन में अपनाया गया, जिसमें CFCs के उपयोग में कमी लाने हेतु आगाह किया गया। देखिए, यदि हमें अपने ओजोन लेयर को क्या करना है, बचाना है, सेफ रखना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो CFCs का इस्तेमाल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन है, उसे कम करना होगा। यानी हमें भट्ठियों चिमनियों का जो इस्तेमाल है, यूज़ है, उसे कम करना होगा। और हमें हमारे जो साधन है, जो वाहन है, उनको कुछ इस तरह से डेवलप करना होगा कि उनसे जो खतरनाक धुएं निकलते हैं वो कम निकलें। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन क्षरण को रोकना है। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो वो है ओजोन क्षरण को रोकने से। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ओजोन क्षरण को रोकना किससे संबंधित है, तो वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मैं आपको एक सबसे मेन चीज़ आपको ये बता दूं मेरे भाई, मान लीजिए अपनी ये अर्थ है, यदि यहाँ की चारों तरफ हमारी ओजोन लेयर नहीं होती तो ये जानिए कि हम बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा भुना हुआ टोस्ट, आपने देखा बिल्कुल हमारी भी स्थिति वैसे ही होती। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो ओजोन लेयर जहाँ पे छिद्र हो रहा है, वहाँ से जो पराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी पर आएंगी, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्किन कैंसर होगा, त्वचा कैंसर होगा, चमड़ी संबंधी रोग बहुत काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये जानिए कि बिल्कुल आपने झुलसा हुआ पौधा, यानी कि आप कोई ऐसा पौधा देखिए जो आग में बिल्कुल झुलस जाता है, बिल्कुल ओजोन लेयर के क्षरण से हमारी भी हालत यही होने वाली है। सो आप जितने भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आप प्रण करिए, आज से एक वादा करिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, कि आपको एक पेड़ लगाना है और अपनी पृथ्वी को बचाना। देखिए, एक पेड़ बहुत ही मायने रखता है, स्पेशली अपने एनवायरनमेंट को और साथ ही साथ ओजोन लेयर को कम, जो ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है उसको कम करने में। देखिए, एक पेड़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए, प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को वर्ल्ड ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखिए, दिवस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेशली टेट वाले एग्जाम्स में, या फिर जो KVS होते हैं, PRT होता है। तो प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को वर्ल्ड ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। सो आज से आपका ओजोन लेयर वाला कोई भी क्वेश्चन और कैसे भी पूछा जाए, ओजोन लेयर से संबंधित आपसे छूटने वाला नहीं है। चीज़ें आपको बेहतर और बढ़िया ढंग से समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप एक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। सो इसी तरह स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।